मैम। जी बेटे, आप लोगों की टोटल स्ट्रेंथ क्या है? सॉरी? मैम 54। 54 ओके। 11:04 हो रहे हैं। 11:10 पे यानी एट 10 o'clock 10 minutes आई विल अच्छा, आप लोगों ने पता क्या करना है, आप लोगों ने ना 10 से 15 मिनट कर लेते हैं, फिर 11:15 तक जो है ना वो आप लोग आ जाया करें। उससे लेट अगर आप करेंगे ना तो फिर मैं आपको लॉबी में वेट करना पड़ेगा आपको। मैं आपको अलाउ नहीं करूंगी कि क्लास में आके आप लोग बैठें। 15 मिनट थोड़े ज्यादा हो जाएंगे, 12 मिनट ठीक है क्योंकि 3 मिनट हमें अटेंडेंस लेने के भी लगेंगे। अच्छा, आपकी सीआर कौन सी है? हु इज योर सीआर? सीआर शिप तो वैसे यस आजकल मैम। खत्म हो गई है लेकिन रिप्रेजेंटेटिव हम एक रिक्वायर्ड है। इट्स आमना तैयबा, राइट? आमना तैयब। यस। ओके। अच्छा आमना, आपने यूँ करना है बेटे कि आपने एक लिस्ट जो है ना वो मेरे से दोबारा से शेयर कर दीजिएगा। आई थिंक आपने की भी थी यस मैम, मैंने करंट की थी। स्टूडेंट्स की। ठीक है, चलिए एक दफा दोबारा कर दीजिएगा और अटेंडेंस फिर मैं आपकी उसके अकॉर्डिंग ही ले लूंगी। ठीक यस है, मैम। रेगुलरली आपकी अटेंडेंस जो है ना वो इधर हो जाया करेगी। अच्छा, आज हमने जो स्टार्ट करना है वो इंट्रोडक्शन करना है, फिर थोड़ा वेट कर लेते हैं, बाकी स्टूडेंट्स भी ज्वाइन करते हैं तो फिर हम शुरू करते हैं। ठीक है, ओके।
जी बच्चे 12 मिनट हो चुके हैं, अब हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी। अच्छा बेटे बताएं, आप लोग साइकोलॉजी के बारे में क्या जानते हैं? इससे पहले साइकोलॉजी का कोई आइडिया? Am I audible? क्लास है मैं audible? ओके, थैंक यू। अच्छा बेटे आप लोगों ने ना साइकोलॉजी हेजिटेट जी 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 आमना। मैम साइकोलॉजी का मतलब ये है कि डील्स विद मेंटल इश्यूज, मतलब जो डिसऑर्डर्स होते हैं उनके साथ डील करना, उसको साइकोलॉजी कहते हैं। Ma'am, Exactly. psychology also relate to philosophy. ठीक है, गुड। ओके Ma'am, it deals with mind and behavior of an organism. एग्जैक्टली, गुड। मोरओवर और कोई अपना ओपिनियन शेयर करेगा? चलो, साइकोलॉजी बेसिकली जो एक कॉमन ऑब्जर्वेशन में कहा जाता है ना, एक लेमैन की लाइफ के मुताबिक, वो यही कहा जाता है जी कि ये ऐते पागलाना सब्जेक्ट है। ठीक है, अगर आप किसी भी पर्सन से बात करोगे ना इन कॉमन लैंग्वेज, आप किसी को बताओ कि हम साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं या फिर हम साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं या कुछ इस तरह से, तो बहुत ज्यादा सोशल स्टिग्मा जो है ना वो देखने में नजर आता है। यानी पहले जो थी, अब तो खैर अल्लाह का शुक्र है बहुत ज्यादा अवेयरनेस हो गई भी है। ठीक है बेटे। अच्छा, साइकोलॉजी के बारे में जो यूजुअली समझा जाता है ना, वो यही समझा जाता था, यही कंसीडर किया जाता था कि साइकोलॉजी जो है ना वो बेसिकली एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सिर्फ मेंटल इलनेस को स्टडी किया जाता है। लेकिन असल में अगर देखा जाए तो इन डेप्थ साइकोलॉजी जो है ये बेसिकली ऐसा ब्रॉड सब्जेक्ट है जिसके अंदर तकरीबन बहुत ज़्यादा जो सब फील्ड्स हैं वो आती हैं, जिसमें आपकी सोशल रिलेशनशिप्स भी आते हैं, जिसमें फोरेंसिक साइकोलॉजी भी आती है। इसके अंदर जो है वो हमारी ये जो होती है हमारी, जैसे सपोज की क्लिनिकल साइकोलॉजी भी है, काउंसलिंग साइकोलॉजी भी है जिसमें हम करियर गाइडेंस की बात करते हैं। तो ओवरऑल साइकोलॉजी जो है ना वो एक ओवरऑल पैकेज है डिफरेंट फील्ड्स का। ठीक है, सब फील्ड्स का, कि जो मिलके जो है वो हमारे एक कंप्लीट कोर ऑफ लाइफ बनाती है। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स जो है उसको भी कजन सिस्टर कहा जाता है। मोर ओवर सोशियोलॉजी इज आल्सो कंसीडर्ड एज कजन सिस्टर। मोर ओवर एंथ्रोपोलॉजी, काउंसलिंग साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, ये क्लोजली रिलेटेड ये डिसिप्लिन्स हैं जो कि एंथ्रोपोलॉजी एंड सोशियोलॉजी आर द क्लोजली रिलेटेड डिसिप्लिन्स टू साइकोलॉजी। ठीक है, साइकोलॉजी में सब फील्ड्स बेइंतहा हैं और आजकल के दौर में जो अब टाइम चल रहा है इसमें अल्हम्दुलिल्लाह इसका स्कोप भी पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। अगर आप प्रीवियसली देखें तो इतनी ज्यादा यानी हम लोगों को अवेयरनेस नहीं थी साइकोलॉजी के बारे में। इवन यहाँ तक था कि कई स्टूडेंट्स ऐसे थे जो साइकोलॉजी को सिर्फ इसीलिए ऑप्ट करते थे कि साइकोलॉजी जो है वो एक डिफरेंट सब्जेक्ट है, या फिर बाय यानी ये देखा जाता था कि जी ये एक सिर्फ साइंस सब्जेक्ट है, चलो कुछ और पढ़ने से बेहतर है बंदा साइंस सब्जेक्ट पढ़ ले एंड ऑल दैट। इस तरह से ये चीजें ऑप्ट की जाती थी, बट लेकिन अब जो है वो बहुत ज्यादा जो है इसके बारे में अवेयरनेस आ चुकी है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं डायरेक्टली अपने लेसन की तरफ। मोर ओवर बेटा एक चीज देखिएगा कि फील कंफर्टेबल टू क्वेश्चन। अगर आप क्वेश्चन नहीं करेंगे तो हम लोगों को समझ नहीं आएगी कि आपको क्या पूछना है या आपको किस चीज की समझ नहीं आ रही। देखो, एक तो ये है कि हम लोग फिजिकली अवेलेबल नहीं है एक दूसरे के सामने, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे लिए एक तो कम्युनिकेशन गैप एक ऑब्वियस सी बात है कि वो आएगा ही आएगा। ठीक है, बट
ये गैप हम फिल इस तरह से कर सकते हैं कि अगर हम लोग एक अपनी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग कर लें, ठीक है, कि आपको कोई इशू है, किसी किस्म का प्रॉब्लम है, आई वेलकम यू ऑल कि आप लोग मुझसे हर क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर सकते हैं. यू कैन डिस्कस योर प्रॉब्लम्स विद मी, यू कैन डिस्कस योर लेसन कंसर्निंग इशू विद मी, ठीक है. लेकिन अगर आप बताएंगे नहीं मेथोडोलॉजी, लेक्चर टाइप आपको समझ आ रही है नहीं आ रही है, तब तक बेटा मुझे बिल्कुल पता नहीं चलेगा. इसके लिए सबसे पहला काम होगा बताना. आप बताएंगे, एक्सप्रेस करेंगे तो ही मुझे समझ में आएगी. देखो एक जानवर और इंसान में मेन डिफरेंस क्या है. वी हैव वर्बल कम्युनिकेशन व्हाइल एनिमल्स डू नॉट हैव वर्बल कम्युनिकेशन. जब वो बोल नहीं सकते तो इसलिए वो एनिमल्स हैं, वी आर द ह्यूमन बीइंग्स, बिकॉज वी कैन थिंक एंड वी कैन यूज आवर वर्बल कम्युनिकेशन. दो तरह की कम्युनिकेशन होती है ना, एक वर्बल कम्युनिकेशन होती है, एक नॉन वर्बल होती है. तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एनिमल्स कर सकते हैं, बट द वर्बल कम्युनिकेशन इज ओनली you can say that denoted for human beings. अल्लाह ताला ने इसीलिए हमें अशरफ मखलूकात रखा है. मेरी बात की बेटे समझ आ रही है कि बस मैं बोले जा रही हूँ. नो मैम समझ आ रही है. आ रही है. ओके, थैंक यू माय डियर्स. ओके, ऑल राइट. अब हम लेक्चर की तरफ चलते हैं. जो चीज समझ में नहीं आएगी यू कैन हैव योर पॉइंट्स. जैसे मैं पैराग्राफ खत्म करूं देन यू कैन आस्क योर क्वेश्चन, ठीक है. पैराग्राफ के एंड पे, मैं लेक्चर के एंड पे नहीं कह रही. जैसे ही एक पैराग्राफ खत्म होता है तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं. हम अपना चैप्टर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज साइकोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग. क्या है, इंट्रोडक्शन का चैप्टर है ये. The word psychology was formed from two Greek words. The first, psyche, originally meant breath, but later acquired the additional meaning soul, because breathing was thought to indicate that the soul had not yet left the body, and later still broadened further in meaning to include mind. अब वो कह रहे हैं कि साइकोलॉजी जो है ना वो दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना है. पहला वर्ड है साइकी, जिसका मतलब है सांस, ब्रीद, ठीक है. बट लेटर एक्वायर्ड द एडिशनल मीनिंग सोल. लेकिन बाद में इसको रूह की, साइकोलॉजी को रूह का नाम दिया गया. जो साइकी वर्ड था उसको रूह से तशबीह दी गई. उसकी वजह ये है बिकॉज ब्रीदिंग वाज थॉट टू इंडिकेट दैट द सोल हैड नॉट येट लेफ्ट द बॉडी, ठीक है. सांस चलने का मतलब ये है कि सोल ने अभी तक हमारी बॉडी को नहीं छोड़ा है, ठीक है. साइकोलॉजी जो है ना ये बेसिकली इसके एक्सट्रैक्शन जो है वो फिलोसफी से है, ठीक है. तो इसमें फिलोसॉफिकल टच भी आपको नजर आता है. Because breathing was thought to indicate that the soul had not yet left the body. यही होता है ना, वेंटिलेटर पे भी यही होता है कि सांस चल रही होती है, we think that the person is alive, but the soul जो है वो कब छोड़ेगी साथ, जब बॉडी रिस्पॉन्स करना छोड़ देगी. तो फिर बाद में जो सांस था ना उसको कंसीडर किया गया, उसको तशबीह दी गई सोल के साथ. एंड लेटर स्टिल ब्रॉडेंड फर्दर इन मीनिंग टू इंक्लूड माइंड. और बाद में जो है वो 17वीं सदी के करीब जो है वो इसको माइंड में शिफ्ट कर दिया गया, जहन में जो है तब्दील किया गया उस नोशन को जो कि ब्रीथ से चली थी, फिर सोल में कन्वर्ट हुई, एंड देन इट इज कन्वर्टेड इनटू माइंड. The equivalent Latin word anima, for which the English words animal and animate are derived, also stated life meaning breathe, and later evolved the additional meaning mind. The second Greek word, वो कहते हैं जैसे anima word है ना, English Latin word है anima, ये इसके अंदर अगर आप English words देखें तो animal और animate, ठीक है, ये दो words जो हैं वो ड्राइव हुए हैं इस word anima से, ठीक है. और अब जो यानी वो कह रहे हैं कि also started life meaning breathe and later evolved the additional meaning mind, ठीक है. वो कह रहे हैं कि इसके लाइफ मीनिंग जो है वो ब्रीथ के हैं और बाद में जो इसमें एडिशन हुआ मीनिंग का वो माइंड था. The second Greek word logos originally meant word and later expanded in meaning to include discourse and eventually science. वो कहते हैं कि logos जो है ना इसका वैसे तो मतलब होता है word, लफ्ज, and later expanded in meaning to include discourse and eventually science. और बाद में इसको साइंस का नाम दिया गया और डिस्कोर्स का नाम दिया गया. According to its Greek roots, therefore psychology is literally the science of mind. वो कहते हैं कि अगर हम इसकी ग्रीक मेथोडोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर पढ़ें तो उसका मतलब ये है कि साइकोलॉजी जो है वो साइंस ऑफ माइंड है, यानी जहन की साइंस है, ठीक है. इन लेटर ग्रीक मेथोडोलॉजी या माइथोलॉजी भी आप इसको कह सकते हैं, द सोल इज पर्सोनिफाइड बाय साइकी. पर्सोनिफिकेशन क्या होती है? हैव यू एवर लर्नड अबाउट इट? व्हाट इज पर्सोनिफिकेशन?
कभी नहीं पढ़ा? with person's nature, किसी भी शख्स की अदात, शख्सियत नहीं, को पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। होता है बेसिकली तशबीह देना, किसी को पर्सोनिफाई करना। जैसे वो कहते हैं ना कि शायद इस शेर में इस पत्ते को जो है वो एक यानी इस ग्रीन कलर को जो है वो सुकून से तशबीह दे रहा है, and the poet is personifying this green color with relaxation and stress free environment. ठीक है, तो personification बेसिकली होता है तशबीह देना किसी चीज को, personify करना। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि according to its Greek roots therefore अच्छा सॉरी, फिर वो कहते हैं कि इन द later Greek mythology the soul is personified by psyche। ये सोल जो है ना, जो रूह है, उसको तशबीह दी गई थी नफ्सियात के साथ, साइकी के साथ, with a capital P। A young woman loved by Eros, the god of love. Eros marries her on condition that they spend the time together only at night and that she never sees his face. Goaded by her jealous sisters to steal a glance, Psyche lights an oil lamp one night while Eros is asleep and falls in love with him at first sight. But she is so startled by his beauty that she accidentally spills a drop of oil on his shoulder and awakens him, whereupon he immediately abandons her. To win him back, Psyche is forced to endure many trials and dangers, but eventually she is transformed into a goddess and joins Eros in heavenly bliss. In this myth, ये बेसिकली ना एक मिथ बनी हुई है। वो मिथ क्या थी? वो कहते हैं कि इरोस जो होता है ना, बेसिकली इरोस का मतलब होता है जिबिलत, जिबिलत यानी हयात, जिंदगी। ठीक है, वो कहते हैं कि इन लेटर ग्रीक मैथोलॉजी, यानी जो ग्रीक की कहानी है एक, वो क्या बनी हुई है, जिसे आप लोक विरसा कहते हो, फोक्स कहते हो, तो इस तरह से इनकी कहानी बनी हुई है। द सोल इज पर्सोनिफाइड बाय साइकी, कि रूह जो है ना वो साइकी से तशबीह रखती है। अ यंग वुमन लव्ड बाय इरोस, इरोस जो थी ना, यानी जिंदगी जो है ना, वो एक साइकी जो है वो एक यंग वुमन है और उससे मोहब्बत जो है ना वो इरोस ने की। द गॉड ऑफ लव, जो कि देवता समझा जाता है मोहब्बत का। इरोस मैरी हैड ऑन कंडीशन दैट दे स्पेंड टाइम टुगेदर ओनली एट नाइट। इरोस ने उससे इस कंडीशन पर शादी की कि सिर्फ रात के वक्त जो है ना वो इकट्ठे टाइम गुजारेंगे, एंड दैट शी नेवर सीज हिज फेस, और वो दोबारा वो उसका फेस नहीं देखेगी। यानी साइकी जो है वो इरोस का फेस नहीं देखेगी। आपको इस बात से क्या मतलब समझ में आ रहा है? कि हम उसको बस फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते। बिल्कुल। अब बात ये है कि साइकी, नफ्सियात रात के वक्त क्यों मिलेगी? Why Eros marries Psyche on this condition that they will spend time in night only? कि वो सिर्फ रात को ही वक्त क्यों गुजारेंगे? मैम जब हम रात को लेटते हैं तो हम काफी अपने पूरे दिन का सोचते हैं ना, कि हमने आज ये पी किया, इसके मुताबिक क्या हो सकता था, ये हो सकता था, हमने गलत कर दिया। और वेरी ट्रू स्पीकिंग आमना, एग्जैक्टली। हम जब रात को सोते हैं तो हम लोग अपनी जिंदगी को देखते हैं। बेसिकली वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर जिबिलत, हम अपनी जिंदगी की तरफ देख रहे होते हैं, जिंदगी को सोच रहे होते हैं कि ये क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं और क्या होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें जो हैं वो हम डिस्कस करते हैं रात के वक्त। तो ये एक मिथ बनी हुई थी कि साइकोलॉजी जो है, जो साइकी है ना, वो एक यंग वुमेन है जिसने शादी कर ली है किसके साथ? इरोस के साथ। लेकिन इरोस ने कंडीशन रखी है कि तुम सिर्फ रात के वक्त मेरे साथ टाइम गुजार सकती हो। यानी ये आपकी जहन को बताया गया कि आपका जहन जो है वो किस तरह से, आपकी नफ्सियात जो है वो हावी होती है आपकी जिंदगी पर। यही होता है ना कि हम चीजों को सोचते हैं ज्यादा, जब जब ज्यादा डीप सोचते हैं तो डिप्रेशन होता है, स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है। ठीक है, टेंशन होती है, हर वक्त तनाव रहता है, स्ट्रेन रहता है। वो किस सूरत में रहता है? जब आप बहुत ज्यादा सोचते हैं, जब आप अपनी नफ्सियात के ऊपर यानी कोशिश कर रहे होते हैं कि वो आपकी रियल लाइफ में ना आए। तो जब आप लोग सोचते हैं ना, बहुत ज्यादा ओवर थिंक करते हैं किसी चीज को, तो उसकी वजह से भी बड़ी ज्यादा डिस्ट्रक्शन जो है वो क्रिएट होती है आपकी जिंदगी में। तो रात को जब आप सोते हैं ना और ये सारी चीजें सोच रहे होते हैं, तो एक पिलो पे आप बैठ के सिर्फ अपनी जिंदगी का नतारा निकाल रहे होते हो कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, व्हाट्स गोइंग अराउंड मी। तो वो जो अराउंड मी का वर्ड है ना, वो आपके जहन में बार बार आ रहा होता है। ठीक है, तो साइकी जो है ना, वो ये मिथ बनी हुई थी कि साइकी जो है ना वो रात के वक्त जो है इरोस के साथ टाइम स्पेंड करती है। अब जो साइकी है वो किस तरह से
देखो हमें चीजों से निकाल सकती है, वो हम अब आगे देखते हैं। Goaded by her jealous sisters to steal a glance। ठीक है जी, जो उसकी सिस्टर्स थी ना वो क्या करती हैं कि एक ग्लास, यानी वो कहती हैं कि क्यों ना हम जो है ना वो इस तरह करें कि इसको एक दफा देख लें, इरोस को देखें। यानी ये क्यूरियोसिटी है इंसान की, ये हमारा तजस्सुस है जो अल्लाह ताला ने हमारी जिबिलत में रखा है कि आप तजस्सुस और क्यूरियोसिटी की बेस पे दुनिया यानी तफक्कुर की बेस पे लोग जो है वो चीजों को एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है। साइकी लाइट्स एंड ऑयल लैम्प। अब उस तारीख रात में जहां पे जिंदगी को आप देखना चाह रहे हैं लेकिन जिंदगी आपको अपना असल चेहरा नहीं दिखाना चाह रही, वहां पे आपकी नफ्सियात जो है ना वो एक ऑयल लैम्प को Ross is asleep and falls in love with him at first sight। और जिंदगी को जब आप देखते हैं तो आपको उससे मोहब्बत हो जाती है। ठीक है। इस फिनोमेना को अगर आप देखो तो इससे यही मतलब है कि अगर आपकी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी है, ठीक है, आपने एक ऑयल लैंप अपने जहन में जला रखा है, आपने जिंदगी को बहुत खूबसूरती से देखना है, तो उसके लिए आपको अपनी जहानत को भी खूबसूरत करना होगा, आपको अपने जहन को खूबसूरत करना होगा, आपको अपनी सोच को खूबसूरत करना होगा। ये इसी सूरत में पॉसिबल है कि अगर आप पॉजिटिविटी की तरफ जाएं, आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आपको पॉजिटिव मिलेगा। अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो ऑब्वियसली आपको जिंदगी का नेगेटिव पहलू ही नजर आए। बात को कैरी कर रहे हो? बात समझ में आ रही है? यस मैम। Yes, ओके, ma'am. Yes, ma'am. ओके, थैंक यू डियर्स। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं कि अब वो क्या होता है कि ऑयल लैम्प जला देती है, बट शी इज सो स्टार्टल्ड बाय हिज ब्यूटी दैट शी एक्सीडेंटली स्पिल्स अ ड्रॉप ऑफ ऑयल। एकदम से हम जिंदगी में ऐसी ऐसी गलतियां कर जाते हैं कि हम बहुत पॉजिटिव चल रहे होते हैं, लेकिन खूबसूरती जिंदगी की ऐसी है कि हम कहीं ना कहीं आके अपनी उन जो हमारे जो अंदर के फियर्स होते हैं, हमारी टेंशन होती हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके थ्रू हम अपना ऑयल जो है ना उसको, जो ऑयल लैंप हमने जलाया है उसको हम कभी कभी ड्रॉप कर देते हैं। ऑन इज शोल्डर एंड अवेकन्स हिम। और जिंदगी जो है वो एकदम से हमारे सामने अलर्ट होके खड़ी हो जाती है। वेयर अपॉन ही इमीडिएटली अबंडन्स हर। और वहां पे आपकी नफ्सियात छूट जाती है, आपका एक साथ छूट जाता है। बेसिकली जिंदगी की एक डोर बताई गई है कि जब आप कैरी ऑन कर रहे होते हो तो एक टाइम ऐसा आता है कि जहां पे आप एकदम से स्पिल ऑफ होते हो, और आपके लिए वो बड़ा एक मुश्किल काम होता है कि जहां पे आके आप अपनी जिंदगी को दोबारा संभालने की कोशिश करते हो। टू विन हिम बैक, अपनी जिंदगी को वापस पाने के लिए साइकी इज फोर्स टू इंड्योर मेनी ट्रायल्स एंड डेंजर्स। बार बार कोशिश करना, बार बार कोशिश करना, अपनी लाइफ को ट्रैक पे लाने के लिए कोशिश करना, डिप्रेशन को अवॉइड करना, स्ट्रेस को अवॉइड करना, टेंशन से दूर भागना। इस सारी सिचुएशन में ना आप क्या कर रहे होते हो? अपनी नफ्सियात को इस्तेमाल कर रहे होते हो, अपने जहन को इस्तेमाल कर रहे होते हो, अपनी सोच को इस्तेमाल कर रहे होते हो। But eventually she is transformed into a goddess and joins Eros in heavenly bliss. Now it depends on you. Would you like to prefer कि आप एक गुडनेस की तरफ चले जाएं और टुवर्ड्स अ बैड थिंग? रोज को आप एक डिवाइन ब्लिस की सूरत में मिलते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी को बेहतर कर लें, अपने आप की साइकी पे ओवरकम कर लें, तो आप जिंदगी को बहुत खूबसूरती से डील कर सकते हैं। इन दिस मिथ साइकी सिंबलाइजेस द ह्यूमन सोल। वो कह रहे हैं कि साइकी जो है ना वो इस चीज से तशबीह रखती है ह्यूमन सोल से, सफरिंग, हार्डशिप एंड स्ट्रगल इन लाइफ। वही जो हम करते हैं, ट्रायल एंड डेंजर्स अगेन एंड अगेन रिपीट करते हैं, बट रीअवेकनिंग आफ्टर डेथ in a new better existence like a caterpillar transformed into a butterfly। वो कहते हैं कि जब हम इटर्निटी की तरफ चले जाते हैं, हमारी मौत के बाद की एक एग्जिस्टेंस है, ये हमारा ईमान है कि जब हम ये दुनिया छोड़ते हैं तो आगे एक नई दुनिया जो है वो हमारा इंतजार कर रही होती है। अगर हम अच्छे काम करेंगे तो अच्छी दुनिया की तरफ चले जाएंगे, बुरे काम करेंगे तो आगे हम जहन्नम की तरफ चले जाएंगे। ये दो कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमारे अंदर पहले से ही हमें बचपन से सिखाए जाते हैं। तो यही मिथ जो है वो यहाँ पे ग्रीक जो एक ग्रीक हमारे पास फुटप्रिंट्स हैं उनमें ये चीज नजर आती है। This explains why Psyche is generally depicted in works of arts with butterfly wings or sometimes simply as a butterfly। वो कहते हैं कि अगर हम इन चीजों को देखें तो हम ये देखते हैं कि this explains why Psyche is generally depicted in work of art with butterfly wings। butterfly wings से क्यों हम इसको शो कर रहे हैं, क्या वजह है, क्या रीजन है इसके लिए? ये नहीं, हम लोग ये देखते हैं बेसिकली बटरफ्लाई विंग्स से मतलब ये है कि ये आप पे है कि आप उसको कितनी खूबसूरती से इवॉल्व करना चाहते हैं, आप कितना पॉजिटिविटी उसके अंदर लाना चाहते हैं। देखिए जितना गुड़ डालते जाएंगे ना उतना वो मीठा होता जाएगा। कोई भी चीज आपके पास है, जितना आप गुड़ डालेंगे
उतनी वो चीज मीठी होगी। सेम सॉर्ट ऑफ कि आप अपनी जिंदगी में जितनी पॉजिटिविटी को राइज करेंगे उतनी ही आपकी जिंदगी अच्छी होगी। ठीक है। सबसे बेहतरीन जो लाहे अमल है वो हमारी सुन्नत का है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे सामने बिल्कुल एक वाज़ेह तरीके से प्रेजेंट की। अगर हम उसवा को अपने अंदर शामिल कर लें, अपनी जिंदगी में शामिल कर लें, तो हम बहुत सी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली इस्लाम, हर रिलीजन आपको यही चीजें सिखाता है कि आपने किस तरह से अपनी सोल को प्योरीफाई करना है, किस तरह से आपने अपनी साइकी को बेहतर तरीके से लेके चलना है। ठीक है जी। ये तो हमने पढ़ लिया अभी एक ग्रीक कॉन्सेप्ट। अब हम जरा जाते हैं लैटिन कॉन्सेप्ट की तरफ। The Latin word psychologia emerged from obscure origins in Germany in the 16th century. It was used by Philip Melanchthon, Otto Kassmann, and Rodolf Gockel, but no one is certain who coined it or exactly when it was first used. वो कह रहे हैं कि लैटिन वर्ड साइकोलॉजिया जो है ना वो बेसिकली जर्मन यानी उसका ओरिजिन जो है वो जर्मन है और 16th सेंचुरी में ये इवॉल्व हुआ था और इन तीन जो यानी पर्सन्स थे इन्होंने पहले इसको यूज किया बट नो वन इज सर्टेन हु कॉइंड इट। लेकिन अभी तक ये नहीं पता कि साइकोलॉजी की टर्म बेसिकली इजाद किसने की थी और एग्जैक्टली व्हेन इट वाज फर्स्ट यूज्ड, या ये सबसे पहले कब इस्तेमाल में आई। द इंग्लिश वर्ड साइकोलॉजी मेड इट फर्स्ट अपीयरेंस near the end of 17th century in the physical dictionary. फिजिकल डिक्शनरी के अंदर साइकोलॉजी की टर्म जो है वो 17वीं सदी में इंग्लिश वर्ड साइकोलॉजी जो है वो इवॉल्व हुआ, वेयर इन द टर्म्स ऑफ एनाटॉमी एंड द नेम्स एंड काजेस ऑफ डिजीजेस, surgical instruments and their use are accurately described. Blanc, Blanc, Blancart 1693, which was the second edition of English translation of Stephen Blancart's lexicon medium Gratio Latinum, originally published in 1679. बेसिकली ये एडिशन बताया है कि जिसके अंदर साइकोलॉजी का वर्ड जो है वो फर्स्ट टाइम यूज किया गया था इन इंग्लिश लैंग्वेज। Blancart refers to anthropologia, the description of man, and the doctrine concerning him, which is divided into two parts, with anatomy, which treats of the body, and psychology, which treats of the soul. वो कह रहे हैं कि फिर इसके बाद एंथ्रोपोलॉजिया में जो है वो साइकोलॉजी यानी सोल के तौर पे जो है इसको बयान किया गया था। ये बेसिकली ओरिजिन बता रहे हैं कि डिफरेंट लैंग्वेजेस में साइकोलॉजी का ओरिजिन किस तरह से हुआ। द वर्ड साइकोलॉजी वाज यूज्ड sporadically throughout the 18th and every 19th century. Early 19th century, the English philosopher and physician David Hartley, for example, wrote of psychology at the theory of human mind with that of intellectual principles of brute animals. But it was not until the 1830s that it began to be used frequently and came to be widely understood. वो कह रहे हैं कि लेकिन 1830 तक जो है ना वो वाइडली यूज जो है वो उसका वाइडली अंडरस्टैंड होना शुरू हो गया था और काफी ज्यादा इस्तेमाल होना शुरू हो गया था वर्ड साइकोलॉजी, लेकिन इससे पहले ये डिफरेंट किस्म के मीनिंग के साथ इस्तेमाल किया जाता था। जैसे वो कह रहे हैं द चार्टर्ड साइकोलॉजिस्ट लोगो ऑफ ब्रिटिश साइकोलॉजिकल एसोसिएशन शोइंग साइकी द पर्सोनिफिकेशन ऑफ ह्यूमन सोल विद बटरफ्लाई विंग्स फॉर रीजंस एक्सप्लेन्ड इन द टेक्स्ट। वो जो हमने बात की है कि जिंदगी को उन्होंने किससे शो किया, बटरफ्लाई विंग्स के साथ साइकी को शो किया है और साइकी को उन्होंने कहा है कि ये एक ह्यूमन सोल है, यानी हमारी रूह जो है वो हमारी साइकी है और उसके अंदर खूबसूरत विंग्स हैं जिनके थ्रू हम अपनी जिंदगी के साथ अटैच करते हैं अपने आप को। इज इट क्लियर? बात समझ में आई? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो यहाँ तक इसका मतलब हमारा पॉइंट क्लियर है। Okay. Although psychology has been recognized as an independent discipline for little more than a century, psychological speculations and practices can be found in the records of the most ancient civilization. अब वो civilization के पीरियड की तरफ चले गए कि साइकोलॉजी का जो इर्तिका है वो कहाँ से हुआ। हम लोगों ने इसके मीनिंग देखे कि इसमें ग्रीक मिथोलॉजी भी है, उसके अंदर से हमें इसके इम्प्रिंट्स मिलते हैं। मोर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट लैटिन कि लैटिन लैंग्वेज में हमें ये नहीं पता कि फर्स्ट टाइम किसने ये वर्ड यूज किया, ठीक है ना। हमें ये पता है कि ये टर्मिनोलॉजी कहाँ से इवॉल्व हुई
और किसने जो है फर्स्ट टाइम लिखी या यूज की। फिर हमने इंग्लिश इम्प्रिंट्स की बात की कि इंग्लिश में यहाँ पे यूज हुई। देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट एनाटॉमी एंड साइकोलॉजी एज द सोल। तो बेसिकली साइकी जो है ना उसको सोल की मीनिंग में लिया जाता था, ह्यूमन सोल में। अब हम आगे जो हमारी नेक्स्ट सेंचुरी है, पहले हमने जो डिस्कशन की है वो तकरीबन यूज ऑफ वर्ड्स ऑफ साइकोलॉजी टिल 1830s, और उसके बाद फ्रिक्वेंटली यूज होना शुरू हो गया था ये वर्ड साइकोलॉजी का नाम। ठीक है, अब हम इसके जरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखते हैं, यानी पीछे जाएंगे हम अर्ली हिस्ट्री पे। Although psychology has been recognized as an independent discipline for little more than a century, psychological speculations and practices can be found in the records of the most ancient civilization. बहुत पुरानी तहजीबों में मिलता है, यानी साइकोलॉजी के जो इम्प्रिंट्स हैं वो हमें बहुत पुरानी तहजीब में नजर आते हैं। ठीक है, वो क्या थी? वो कहते हैं कि द एबर्स पेपरस, an ancient Egyptian document devoted to medical matters dating from before 1500 BC, यानी बिफोर क्राइस्ट 1500 BC में जो है वो एक इजिप्टियन डॉक्यूमेंट मिला हमें जिसके अंदर मेडिकल मैटर्स को लिखा जाता था। फॉर एग्जाम्पल डिस्क्राइब्स, एक्सक्यूज मी क्लास, for example, it describes practices strikingly similar to modern hypnosis, and a later Egyptian scroll records in detail the speech and behavior of a young boy who was hypnotized while he fixed his gaze on a luminous object. जी बेटे, हम लोग बात कर रहे थे 1500 BC की जो हिस्ट्री है ना डेटिंग की। बेसिकली वो कह रहे हैं कि मेडिकल मैटर्स को जो है ना वो डेट किया गया, यानी इसमें लिखा गया था 1500 BC के पहले, जिसमें बात की जाती थी प्रैक्टिसेस स्ट्राइकिंगली सिमिलर टू द मॉडर्न हिप्नोसिस, जो आज का हिप्नोसिस है। आपने कभी हिप्नोसिज्म के बारे में पढ़ा है बेटे या सुना है? No, ma'am. Yes, ma'am. जी आयशा, क्या सुना है? मैम मैंने कहा कि नहीं सुना हमने। अच्छा, कभी सुना ही नहीं? हिप्नोसिस के बारे में कभी नहीं सुना? सुना है मैम, हिप्नोटाइज जिसमें हम सुना हुआ है। हाँ, तो वो क्या होता है भला? मैम वो हिप्नोटाइज कर देते हैं एक कुछ कंट्रोल कर लेते। साइकोलॉजिस्ट। किस तरह से करते हैं?
हम एक पर्टिकुलर चीज पे कंसंट्रेशन अगर करते हैं तो वो फिर माइंड सेंसलेस हो जाता है, तो फिर हिप्नोटाइज कर देते हैं। हम्म हिप्नोटाइज कर देते हैं। हिप्नोसिस बेसिकली होता है ये कि जिसमें आप किसी पर्सन की सेंसेस को थोड़ी देर के लिए थोड़ा ओवरकम करने की कोशिश करते हैं। तो हिप्नोसिस में वो पता है वो एक जगह बैठे होते हैं, वो कहते हैं इसको देखो तुम्हें नींद आ रही है, या फिर वो एक ब्लैक कलर का एक वो बना होता है फोन जो पजल होता है, वो देखते हैं तो उसको ऐसे फील होता है जैसे आप उसके अंदर को जाए जा रहे हैं। ठीक है, ये यस मैम। बेसिकली हिप्नोसिस है। ठीक है, वो कहते हैं कि मॉडर्न हिप्नोसिस की तरह की एक प्रैक्टिस थी जिसमें क्या किया जाता था कि डॉक्ट्राइन थी जिसमें मेडिकल मैटर्स को लिखा जाता था। एंड लेटर इजिप्टियन स्क्रॉल, वो कहते हैं कि जो ये मॉडर्न उन्होंने जो वो प्रैक्टिस लिखी थी ना, जो मेडिकल मैटर्स लिखे जाने वाला डॉक्यूमेंट था, उसके अंदर ये लिखा हुआ मिला है कि हिप्नोसिस किस तरह से किया जाता है। यानी मॉडर्न हिप्नोसिस की जो फॉर्म है वो 1500 बीसी से पहले उस डॉक्यूमेंट के अंदर लिखी गई है। यानी इसका मतलब है कि साइकोलॉजी बहुत देर पहले ही इम्प्लीमेंट होना शुरू हो चुकी थी। And later Egyptian scroll records in detail the speech and behavior of a young boy who was hypnotized while he fixed his gaze on a luminous object. यानी ये कब हुआ? जब वो एक luminous object की तरफ देख रहा था, रोशनी की तरफ देख रहा था, देखते देखते वो हिप्नोटाइज हो गया। अब वो हिप्नोटाइज हुआ किस तरह से था कि उसने अपनी नजर को ना फिक्स कर दिया था एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट पे, एक रोशन ऑब्जेक्ट के ऊपर। वो अपनी बस एक ही जगह पे घूरे जा रहा था, देखे जा रहा था, और देखने देखने की वजह से ही वो क्या हो गया, हिप्नोटाइज्ड हो गया। There are even occasional records in ancient documents of scientific experiments designed to settle psychological questions. The earliest in is contained in the histories of Herodotus, the world's first history book, which was completed in about 428-9 BC. According to Herodotus, Part 1, Book 2, Para 2, the experiment was performed by the ancient Egyptian pharaoh Psammetichus I in the 17th century BC to determine whether human beings have an inborn capacity for speech, and if so, which particular language is innate. अब वो कह रहे हैं कि जब आप हीरोडोट्स एक बुक थी हिस्ट्रीज ऑफ हीरोडोट, द वर्ल्ड्स फर्स्ट हिस्ट्री बुक जो पहले लिखी गई थी, उसमें ये बात की गई थी अकॉर्डिंग टू दैट बुक द एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म्ड, कि एक तजर्बा किया गया बाय द एंशिएंट इजिप्टियन फेरो। ये जो फिरौन थे ना इजिप्ट में, पता है ना आपको फिरौन, कभी सुना है? यस मैम। एग्जैक्टली वो जो फिरौन थे ना, उनमें से जो था ना समेशियस वन, उससे 17वीं सदी में डिटरमिन करने की कोशिश की कि इंसानों के अंदर ये जो बोलने की सलाहियत है ये इनबॉर्न है यानी पैदाइशी है, एंड इफ सो अगर ये है विच पर्टिकुलर लैंग्वेजेस इन, तो हमारे अंदर कौन सी खास लैंग्वेज जो है वो पैदाइशी तौर पे पाई जाती है। हालांकि इसका आंसर तो यही बनता है ना कि आप जिस जीन से बिलोंग करते हैं ऑब्वियसली वही जेनेटिक इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती है। पर लेकिन ये हमारी आज की स्टडीज है, ये आप देखो तो इतनी पुरानी, यानी 20 में एक पर्सन इस पे काम कर रहा है कि लैंग्वेज इननेट है तो कौन सी लैंग्वेज इननेट है। ठीक है, यानी ये बहस बहुत देर पहले ही शुरू हो चुकी थी साइकोलॉजी पे। He ordered 2 infants to be brought up in a remote places by a shepherd. उसने 2 shepherds को बच्चे दिए और उनको कहा कि आप इनको जो है ना वो बड़ा करें। Who was forbidden to speak in their presence, जो बोल नहीं सकते थे उनकी प्रेजेंस में। After 2 years, 2 सालों के बाद the children began to speak and the word that they repeated most often was Bacchus. वो कहते हैं कि वो जो ज्यादा वर्ड बोलना शुरू किया ना 2 साल के बाद उन बच्चों ने, वो वर्ड जो बोलना शुरू किया वो बैकस वर्ड था, which turned out to be the Phrygian word for bread, जिसका मतलब था ब्रेड, रोटी। यानी मतलब ये है कि उन बच्चों ने जो पहला वर्ड बोला और जो वो फ्रिक्वेंटली बोलते थे वो वर्ड बोलते थे बैकस मतलब ब्रेड। Psammetichus concluded that, उसने वो इस नतीजे पर पहुंचा
द कैपेसिटी फॉर स्पीच इज इनबॉर्न, कि बोलने की जो सलाहियत है ये हमारे अंदर पैदाइशी तौर पे पाई जाती है, एंड दैट द इननेट नेचुरल लैंग्वेज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इज फ्रिजियन, ठीक है। और वो कहते थे ये फ्रिजियन लैंग्वेज जो है ना वो हमारे अंदर इननेटली पाई जाती है। ये उस दौर की डिस्कवरी थी। और देखो कि उस टाइम पे ही एक्सपेरिमेंटेशन का और साइकोलॉजिकल जो हमारी टेस्टिंग है उसका काम शुरू हो चुका था। दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट 429 BCs, यानी 429 BC में ये एक्सपेरिमेंट हुआ था। और यहाँ पे ये कंक्लूड किया गया था कि फ्रिजियन लैंग्वेज जो है वो फाइनल लैंग्वेज है जो कि हमारे अंदर इननेटली पाई जाती है। जो questions that Semichius' experiment was intended to answer seem quaint and foolish in the present day. आज की बात तो वो कह रहे हैं कि आज अगर आप इस एक्सपेरिमेंट को सुने ना तो आपको हंसी आएगी और आपको ये कहमकाना एक्सपेरिमेंट लगेगा। And his experiment was certainly poorly designed and methodologically unsound. Obviously अगर आप आज के मैयार पे देखें तो ये तो आज के मैयार पे पूरा उतरते नहीं एक्सपेरिमेंटेशन के। Even in his own time, critics pointed out that the children may merely have been imitating the bleating of goats. तो क्या हो सकता है कि उन्होंने कहा कि ये भी हो सकता है कि वो शेफर्ड यानी हर टाइम वो जानवरों के साथ रहते हैं तो जो बकरियां कहती हैं हो सकता है वो वही वर्ड्स बोल रहे हो। बट व्हाट इज स्ट्राइकिंग इज दैट इट वाज अ साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट। लेकिन जो सबसे ज्यादा कहते हैं कि हैरानकुन बात है वो ये है कि ये एक साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट था जो कि उस 429 BC में परफॉर्म किया गया। But what is striking is that it was a psychological experiment, nonetheless. In its conceptual structure and methodological, it is strikingly similar to the highly regarded experiments of William H. Thorpe, who reared birds in isolation from members of their own species in order to discover the innate features of their sounds. ठीक है, अब उसने क्या किया कि कुछ बर्ड्स को अलग अलग जो है वो नरिश किया इस एक्सपेरिमेंट में, और फिर उन्होंने देखा कि जो डिफरेंट स्पीशीज के बर्ड्स जो कि अलग अलग रहते हैं वो इननेटली किस तरह से सॉन्ग्स यानी इननेटली वो किस तरह से बोलते हैं। बेसिकली ये भी लैंग्वेज एक्सपेरिमेंट था which was conducted by William H. Thorpe in 1958, जो कि 1958 में जो है वो कोट किया जाता है कि इन्होंने एक्सपेरिमेंट जो है वो पहले किया था। कोटेशन जो है वो बेसिकली 1958 की है, लेकिन ये इससे बहुत देर पहले की बात। बिफोर साइकोलॉजी emerged as 19th सेंचुरी में तो साइकोलॉजी बहुत ज्यादा फ्लरिश हो चुकी थी। काफी हद तक जो है वो जर्मन से लैंग्वेज जो है वो निकल चुकी थी। ठीक है, बिफोर साइकोलॉजी emerged as an independent discipline in Germany in the late 19th century. See what I have said. It existed for a long time as a branch of philosophy that was called mental philosophy. यानी पहले इसको मेंटल फिलोसफी का नाम दिया गया था और उसके बाद इसको जब जर्मन में ये लैंग्वेज जो है ये जर्मनी के थ्रू सबसे पहले लेबोरेटरी जो है वो जर्मनी में हमारी बनाई गई थी लिप्जिग के मुकाम पे। विलियम जो थे हमारे विल्हेम वॉन्ट, उन्होंने ये सबसे पहले लैब जो है वहाँ पे इस्टेब्लिश की थी। तो पहले जो है उसका नाम फिलोसफी से, क्योंकि ये एक्सट्रैक्टेड सब्जेक्ट है तो इसको नाम दिया गया था मेंटल फिलोसफी। टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम नेचुरल फिलोसफी, जो आम फिलोसफी है फलसफा है उससे अलग करने के लिए इसको मेंटल फिलोसफी का नाम दिया गया। अब वो कह रहे हैं कि उस फिलोसफी को उन्होंने आज फिजिक्स का नाम दे दिया। During the 18th and 19th centuries, developments in the biological sciences began to suggest empirical approaches. What is empirical approach? G class, what is empirical approach? मैम रॉयल फैमिलीज तक जो है एम्पिरिकल नहीं नहीं, empirical साइंस क्या होती है? बेटा जिसमें हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। नहीं एम्पिरिकल पता हमें मैं बच्चे जिसमें हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उसको एम्पिरिकल कहते हैं। आप जब भी साइंस का पहला एक पेज उठाते हो तो उसमें सबसे पहले ये लिखा होता है कि जो साइंस उसको कहा जाता है जिसमें हम तजर्बा कर सकते हैं। एम्पिरिकल अप्रोच का मतलब ही ये है कि जहाँ पे ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट होते हैं। To some of the problems of mental philosophy, and toward the end of that period, psychology finally reached maturity and gained its independence as a separate discipline in its own right. Although psychology is barely a century old as a discipline, psychological speculations, practice, and even research clearly have much older degrees. That is what the German psychologist Hermann Ebbinghaus
meant by his frequently quoted remark that psychology has a long past but a short history. वो कह रहे हैं कि इसका पास्ट तो बहुत बड़ा है, बहुत पीछे तक सिविलाइजेशंस जो है वो इस पे काम कर चुकी हैं, मगर इसकी हिस्ट्री बहुत छोटी है। यानी अभी साइकोलॉजी को इवॉल्व हुए हुए सिर्फ 1 सदी हुई है, ठीक है। लेकिन इसका जो पास्ट है, अगर आप इसकी इम्प्लीकेशंस देखें तो वो हमें बहुत दूर से नजर आती है। इज इट क्लियर? इतना काफी है कि आगे करवा दूं? मैम काफी है। मैम काफी एक्सक्यूज मी काफी है। मैम। जी बेटे, मैम जी बेटे। हिप्नोटाइज होते क्यों हैं? मतलब जब हम एक चीज को गौर से देखते रहते हैं तो हम क्यों हिप्नोटाइज या सेंसलेस हो जाते हैं? ऑब्वियस सी बात है बेटे कि जब हम किसी चीज़ पे बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं ना, तो हम ऑटोमेटिकली बहुत दफा ऐसे होते हैं। यूजुअली ऐसे नहीं होता हमारे साथ, क्योंकि हम लोग चीजों को सुनते हैं, समझते हैं, और हम अशरफुल मखलूकात हैं। हम अपनी सेंसेस पे काबू पा सकते हैं, लेकिन लॉट्स ऑफ टाइम ऐसे होते हैं कि हम लोग अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, अपनी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए जब बहुत देर तक एक चीज की तरफ देख रहे होते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारा दिमाग जो है वो हालत सुकून में चला जाता है। इस वजह से आप जो है वो बेहतरी महसूस करते हो, और आपको ऐसे लगता है जैसे आप हिप्नोटाइज हो गए हो या तो खो मैम गए हो। उस टाइम हमें जो कोई कहेगा हम वही करना क्यों शुरू हो जाते हैं? मतलब अक्सर मूवीज में देखा है ना कि अगर कोई हिप्नोटाइज है तो उससे कोई कुछ भी करवा ले। नहीं, ऐसा नहीं होता जनाब। हिप्नोटाइज के ना मीनिंग थोड़ा गलत ले गए हैं लोग। बेसिकली उसमें ये किया जाता है कि आपके थॉट्स को निकाला जाता है। देखो, कई दफे ऐसे होते हैं कि हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, हम लोग बड़े अपने आप को ना कोशिश करते हैं कवर करने की, कि हमारी फीलिंग्स, हमारी थॉट्स जो है वो कोई दूसरा पर्सन देख के, सुन के हमें नुकसान ना पहुंचाए। इसलिए हम लोग अपने आप को ऊपर से ब्रेव शो कर रहे होते हैं, लेकिन अंदर बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो हमने अपने अनकॉन्शियस में जाके लॉक कर दी होती हैं। और वो अनकॉन्शियस की चीजें हम लोग कोशिश कर रहे होते हैं कि वो हमें नजर ना आए, या हमारे सामने दोबारा से ना आए। उनको उसी कोशिश में ना वो चीजें हमारे जो अनकॉन्शियस में होती हैं, वो बाजू का आके हमारे कॉन्शियस में हमें तंग करती हैं। ऑल्दो कि हम उनको मेंटली चाह नहीं रहे होते कि वो हमारे सामने आए, लेकिन वो हमारे लिए ऐसे इवेंट्स, ऐसी हैपनिंग्स जो बचपन में हुई होती हैं, या फिर जो हमारे लिए तल्ख यादें होती हैं, वो फिर अचानक से जब हमारे सामने आती हैं तो हमें डिप्रेशन और एंजाइटी होती है। तो जो हिप्नोसिस होता है ना, उसमें यही किया जाता है कि हिप्नोटाइज करके पर्सन को ये कहा जाता है कि आप अपने आप के बारे में बताएं, आप एक्सप्लेन करें कि आपके वो फिनोमिना जो कि आप किसी को नहीं बता सकते हो। आप अपनी जिंदगी के उसी पीरियड में जाओ जहां पे जाके वो चीजें आपको दर्द दे रही थी, तकलीफ दे रही थी। तो ये जो है ना बेसिकली इस सेंस में किया जाता है, लेकिन वो कुछ एग्जैजुरेशन भी होती है ड्रामाज में। तो वो ज्यादा एग्जैजुरेट करके दिखाते हैं कि उससे जाके मर्डर करा लो, सम सॉर्ट ऑफ। तो इतनी देर कहाँ हिप्नोसिस रहते हैं? वो तो अचानक से जो ही कोई भी साउंड फ्रिक करेगा, कोई इवन आप कह लें कि आप पैट तक करते हो, इवन आप क्लैप करते हो या चुटकी बजाते हो, तो उससे भी उसको एकदम से पर्सन अपने हवास में वापस आ जाता है। तो एक पर्सन जो है वो रोड पे चलता जा रहा है, वो सीआईडी में मैं एक दिन देख रही थी, तो रोड पे चलता जा रहा है, उसने हाथ में चाकू पकड़ा हुआ एक बंदे को कत्ल कर रहा है। वो बाद में पता चलता है जी कि वो तो हिप्नोटाइज होकर मर्डर करता था। ठीक है, सो दिस इज नॉट सो मच ट्रू। तो ये थोड़ी सी एग्जैजुरेशन है। यस मैम, थैंक यू मैम। वेलकम बेटे। एनीवन एल्स हैव एनी क्वेश्चन? एक्सक्यूज मी मैम, में जी ये बेटे। भी होता है कि मतलब हिप्नोसिस में जब वो साइकोलॉजिस्ट अक्सर स्टोरीज में भी पढ़ा है कि वो आपको चीजें भुला भी देते हैं पुरानी पास्ट से, तब आप भूल भी एग्जैक्टली, ये तो होता है ना, वो यही होगा कि जब आप अपनी, एक होता है कैथारसिस में ये होता है जो हम जागते में करते हैं। जैसे हम लोग बैठे हैं अपने क्लोज फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिलीज के साथ बातें करते हैं, रोते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं। कई दफा ऐसे होता है कि कोई चीजें हमारे पास इतनी ज्यादा टेंशन होती है, इतनी ज्यादा टेंशन हो जाती है, उन चीजों को हम इतना ओवरवेलम कर लेते हैं कि हम कोशिश करते हैं कि हम बार बार उस बात को रिपीट करें, बार बार हम घर वालों के साथ बात करें। फिर जब कोई नहीं सुनता तो ऑटोमेटिकली हम थोड़ी देर के लिए खुद से रिपीट करते हैं, और उसको फिर अनकॉन्शियस में फेंक देते हैं। तो जब हम अनकॉन्शियस में जाके दोबारा उस चीज को रिवाइव करते हैं और रोते हैं, परेशान होते हैं, दोबारा से बयान कर रहे होते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो चीज का जो बोझ हमारे जहन पे पड़ा होता है, जो बहुत देर पुरानी चीज होती है, जो हमारे अनकॉन्शियस में होती है, जब हम उसको उठा के कॉन्शियस में लाते हैं और फिर इसको बताते हैं कि ये तो कोई मैटर था ही नहीं, ये तो कोई मसला था ही नहीं, ऑटोमेटिकली आप लाइट फील करना शुरू कर देते हैं। देखिए, कोई ऐसा पर्सन जो कि आपको थोड़ी सी ये लगता हो कि वो पर्सन बड़ा बोल्ड है या बड़ा कर्जियस है, तो ऑटोमेटिकली आप उसकी बात सुन के ना अच्छा फील करते हो, आपका कैथारसिस हो जाता है।
आप अपनी उन प्रॉब्लम्स को जो हुई होती हैं वो ओमिट करके उनको फेंक देते हो साइड पे और फिर आप अपने आप को एक अच्छा और हेल्दी पर्सन फील कर रहे होते हो। सेम यही होता है कि हिप्नोसिस के ज़रिए से जो पुरानी यादें होती हैं, जो कि तल्ख़ यादें होती हैं, बिटर एक्सपीरियंसेस होते हैं, उनको जो है ना जब पर्सन दोबारा से फील करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो आपकी साइकी से इरेज़ हो जाते हैं। बात समझ में आ गई? जी मैम। ठीक है। यस मैम। ओके फियर्स जी। होते हैं आपको लाइक इस तरह वाला? एग्ज़ैक्टली सम सॉर्ट ऑफ लाइक कि आपको फ़ियर है या कोई प्रॉब्लम है या जस्ट सपोज़ कि कुछ इस तरह से हुआ जैसे हम अक्सर रात को सो रहे होते हैं, तो सोते-सोते हमें एकदम लगता है कि जैसे हम हील से गिर गए हैं या जस्ट सपोज़ ड्रेन में गिर गए हैं या एक बड़ी-सी खाई थी उसमें गिर गए हैं। वो गिरने का जो अमल है ना वो बेसिकली आपके अनकॉन्शियस एक्सपीरियंसेस हैं, जो कि आपके बचपन में है क्योंकि हम बचपन में चलने से पहले बहुत दफ़ा गिरते हैं। तो वो जो गिरने का एक अमल है ना वो हमारे अनकॉन्शियस में बैठ चुका होता है। तो जब भी कभी हम इस तरह से होते हैं ना कि परेशान होते हैं या बहुत ज़्यादा थके हुए होते हैं या कुछ इस तरह से होता है कि आप अपनी लाइफ़ के बारे में बड़ी शिकायतें कर रहे होते हो, तो अक्सर आपको वो नाइटमेयर की सूरत में चीज़ें नज़र आती हैं। क्लियर? यस मैम। ओके। मैम एक्सक्यूज मी थैंक मैम। यू। जी मैम बताइए। डिस्कोर्स का क्या मतलब है? डिस्कोर्स बेसिकली होता है कि आपका जो ओवरऑल लाइफ स्पैन है या ओवरऑल आपका जो एक्सपीरियंस है। डिस्कोर्स बेसिकली किसी भी चीज़ का एक कोर्स होता है ना, उसके अंदर से आप चीज़ें एक्सट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पे जो बात है वो पूरी इरोस की लाइफ की है, यानी पूरी ज़िंदगी की बात की गई है कि जहाँ पे आप अपना जो है वो एनालाइज़ करने की कोशिश करते हैं, तज़किए नफ्स करने की कोशिश करते हैं या फिर आप जब पूरी तरह से उसको देख रहे हैं, पूरी ज़िंदगी पे नज़र दौड़ा रहे हैं, एट अ ग्लैंस आप पूरी लाइफ को देख रहे हो कि क्या हो रहा है आपके साथ, ठीक है? यहाँ पे बेसिकली इसकी मीनिंग ये है। जी बेटे, इज़ इट क्लियर? यस मैम। यस चल मैम। जी ठीक है बेटे। अच्छा वेयर इज़ आमना? आमना? Amna, am I audible to you? I think Amna is not present here. Okay, I'm going to call your attendance. आप अटेंडेंस लगवा के तो चले जाइएगा, रोल नंबर बोलती जाऊंगी। अभी 34 स्टूडेंट्स हमारे पास हैं, तो आप लोग के बाय नेम ही है। मैं देख लेती हूँ। अरीज है और आयशा है, सैयदा अनम है, आमना अकरम है, अनीका रफीक, इसके अलावा ये काम करें बेटे, आप लोग अपने नेम्स एंड रोल नंबर्स खुद ही जो है वो बोल दीजिए एंड यू ऑल कैन लीव योर क्लास एंड अल्लाह पाक हम सबके हामी नासिर हों। अल्लाह पाक हम सबको अपनी अमान में रखें, दुआ में याद रखिएगा अपने आप को, हमें, हमारी फैमिलीज को, अपनी फैमिलीज को और पाकिस्तान को। ठीक है, अपने रोल नंबर बोलें एंड यू कैन लीव द क्लास। अल्लाह हाफिज। Yedanam 58 present. Tabayyuk 33 present. रोल नंबर Zaman 7 48. रोल नंबर भैया Zero सिक्स 35 present. 17 present. मैम रोल नंबर 9 28 शमसा 35 present. रोल नंबर 21 इकरा सर। शहजादी प्रेजेंट 21 प्रेजेंट में। 5 present ma'am. बेटे 21 के रोल बाद नंबर वाला 16 प्रेजेंट। Roll number 33 Tabayyuk present. Roll number रोल 44 नंबर present. 16 प्रेजेंट। Roll number 49 54 present. प्रेजेंट। रोल नंबर 48 प्रेजेंट। एक सेकंड। हम ना आपकी अटेंडेंस लग गई है। 30 से लेके 40 तक जो रोल नंबर्स प्रेजेंट हैं काइंडली अपनी अटेंडेंस लगाएं। 32 present. I'm 28. आई एम सेइंग 30 से 40 तक। I'm 35 present. 47 present. I'm 33. 35 33 present. 37 33 ओके 32. I'm 35. 32 प्रेजेंट
35 present. Okay, then 33. okay. चलें, ये हो गया। चलें, आप लोग बेटा क्लास लीव करें। मैम 33 की होगी ये? बेटा आपकी हो गई है 33 तैयबा। मैम रोल नंबर 52। यस मैम। मैम रोल नंबर 43 प्रेजेंट। Okay, मैम रोल नंबर 48 आयशा प्रेजेंट। very रोल good, नंबर रोल नंबर 45 प्रेजेंट। very मैम good. रोल नंबर 61 प्रेजेंट, 61 प्रेजेंट। मैम 41 प्रेजेंट। 41. 62 प्रेजेंट। Okay. अब जिनकी मैम लीव रोल है, नंबर 12 प्रेजेंट। रोल नंबर आज का 12 मैंने फाजिल तुम्हारी से अटेंडेंस प्रेजेंट। नहीं लगाई, बार बार बोले जा रही है, बताया तो है, तो लगी हुई है। जिन जिन की अटेंडेंस हो गई है बेटे जल्दी से ग्रुप लीव करें। मैम रोल नंबर 11 प्रेजेंट। मैम रोल मैम नंबर रोल 15 जैनब प्रेजेंट। 11 प्रेजेंट है, रोल 15 प्रेजेंट है, 12 प्रेजेंट है, 17 प्रेजेंट है, मैम 52 हो गया, 48 हो गया, 15 33 हो प्रेजेंट। गया, 60 हो गया, ठीक है, 55 हो गया, मैम रोल नंबर 9। रोल नंबर 9। 9 ठीक है। जिनकी हो गई है बेटा देखें, जिनकी हो गई है पहले वो चले जाएं। हाजरा आप क्लास लीव करें, जैनब आप क्लास लीव करें, आयशा अमन आप लीव करें, मरियम इफ्तिखार आप क्लास लीव करें, आमना नदीम चले जाएं, शमसा कमल आप लीव करें, हमारा रोल नंबर 53 आप लीव करें, जारा फातिमा 13 आप लीव करें, सिमाब यूनस 25 लीव कर दीजिए, अनीजा हमीद 28 लीव कीजिए, आमना अकरम 49 लीव कीजिए, किंजा यूसुफ 45 प्लीज क्लास लीव कीजिए, अलीज नदीम 62, the next is Ramin Mirab, Seher Jabin, Samreen Iqbal, Mubin, roll number 50, you can leave. Zainab, roll number 16, 46, you can मैम leave. 46। Exactly, 46 आप चले जाएं। उसके बाद मुबीन है, रोल नंबर 50, you can leave. ये एक पर्सन जो है वो अपना नाम प्लीज बता दीजिए, आपका नाम नहीं लिखो। कोमल शहजादी रोल नंबर 18 प्रेजेंट। कोमल शहजादी, कोमल आपने ये डीपी क्या लगाई हुई है? मैम वो दूसरी डीपी लगाई हुई थी, पता नहीं ये क्यों शो हो रही है, मैं दोबारा चेंज करती हूँ। चलें ठीक है, मुबीन आप भी बेटे चले जाएं यहाँ से। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।